थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सभी इस कार्यक्रम में आए, और ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा है जिसकी आज के वक्त में बेइंतहा ज़रूरत है। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर बात करूंगी वो ज़्यादातर मेरी रिपोर्टिंग पर आधारित होगी, क्योंकि मैंने ग्राउंड पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है और बारीकी से समझने की कोशिश की है कि आखिर सरकार जो है वो किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है, किस तरह से वो कोशिश कर रही है कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग हैं उनको एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, हेल्थ केयर सर्विसेज से और एक अनऑथराइज्ड एरिया में जो है गेटोआइज कर दिया जाए। तो इसके बारे में मैं बातचीत करूंगी, लेकिन मैं सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से आज मेरा बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक हुआ है और आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि मैं निवेदिता मैम के साथ बैठी हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगी। मैं जनवरी में इसी साल इलाहाबाद गई थी, जहाँ पर एक 13 साल की बच्ची जो एससी कम्युनिटी से आती है, जो दलित है, उसका रेप किया गया था और वो 13 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक बेटे को जन्म दिया था। तो उसकी स्टोरी और उसका स्ट्रगल और उसको अबॉर्शन कराने के लिए किस तरह से लीगल पूरा फाइट करना पड़ा, इसको लेकर मैं एक इन डेप्थ स्टोरी करने गई थी द प्रिंट की। लेकिन जब मैं उसके घर गई तो मैं उसके घर जाकर मैं दहल गई। मैं रात को 9 बजे उनके घर पहुंची और मैंने देखा कि उस परिवार के जिस्म पर ठिठुरती हुई ठंड में रात को 9 बजे उनके जिस्म पे सिर्फ एक कपड़ा था, उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, उनके सिर पे कोई छत नहीं थी, सिर्फ दीवारें थी और एक त्रिपाल था। तो हम लोग की बातचीत हुई और मैंने उस बच्ची को कंफर्टेबल करने की कोशिश की और मैंने बात करने की कोशिश की उस बच्ची से, और मैंने उस बच्ची से बात करते हुए, ताकि वो मुझसे अच्छे से बात कर पाए, अपनी खुलकर बात कर पाए, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे खाने में रोटी बहुत पसंद है। तो मैं हैरान हो गई ये बात सुनकर और मैंने बोला कि तुम्हें रोटी क्यों पसंद है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं ये उम्मीद कर रही थी वो किसी सब्जी का नाम लेगी और किसी सालन का वो ज़रूर नाम लेगी। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि हमें जो राशन में है कुछ दालें मिल जाती हैं, चावल मिल जाते हैं और हमें गेहूँ मिल जाता है, और गेहूँ पिसवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बच्ची को रोटी नहीं मिल पाती और हम कभी कभार रोटी मिल पाती है। जब भी हमें पैसा मिलता है हम उस गेहूँ को पिसवाते हैं और इस बच्ची को रोटी देते हैं। जिस देश में रोटी खाना लग्जरी है उस देश में इक्वालिटी की बात करना बेमानी है। जिस देश में एक आदिवासी एक्टिविस्ट की, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की इस वजह से डेथ हो जाती है कि हम उसको एक स्ट्रॉ नहीं दे पाते हैं, उस देश में इक्वालिटी की बात करना, ह्यूमन राइट्स की बात करना बेमानी मुझे लगता है। हम देखते हैं जब भी मैं जाती हूँ, मतलब बुलडोज़र, जो भी इनजस्टिस और जस्टिस, आप उसे कुछ भी कहें, शाहीन बाग आंदोलन के बाद से हम लोगों को लगता है कि बहुत मुस्लिम महिलाओं ने हमें इंस्पिरेशन दी है, हमें एक हिम्मत दी है, हमें एक ताकत दी है। लेकिन शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं, आप सब जो हैं, कहीं ना कहीं वो इनविजिबली या इनडायरेक्टली जो एक एट्रोसिटीज़ है वो झेली जा रही है। जब भी मेरी शाहीन बाग में महिलाओं से बात होती है, या जो महिलाएं काफ़ी एक्टिव थी शाहीन बाग आंदोलन में, मैं उनसे बात करती हूँ तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग एक बात मुझे कहती हैं। वो कहती हैं कि है ना, हम लोग जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट में थे तब तक हम ये जानते थे कि हमें ऑर्डर कैसे लेना होता है, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन ने हमें सिखाया कि ऑर्डर देते कैसे हैं। अब शाहीन बाग आंदोलन के बाद हम अपने घरों के मर्दों को ये कहते हुए जाते हैं कि आप बच्चों के ख्याल रखिए, हम बाकी बच्चों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, और इसके लिए मैं आप सभी को सलाम करती हूँ, आप सबके जज्बे को सलाम करती हूँ। और आप लोगों की वजह से हम लोगों को हिम्मत मिलती है कि हम लोग जहाँ पर मीडिया में कोई बात नहीं कर पा रहा है, कोशिश करते हैं हम उस मीडिया घराने में खड़े होकर वो बात कह पाएं, वो बात लोगों तक पहुंचा पाएं। स्टेट की तरफ से जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, हम बुलडोज़र की बात करूंगी मैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं की जा रही है, वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लेवल पे नहीं की जा रही है, वो मेंटल लेवल पर भी की जा रही हैं। महिलाओं को हमेशा से घर जो है वो उनकी जमा पूंजी होती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी माँ ने किस तरह से अपने गहने बेचकर हमारा घर जो है वो पूरा बनाया था, और आज स्टेट जो है
उसे बिना सोचे समझे उसको तोड़ रहा है, बिना ये सोचे समझे कि ये सिर्फ इनकी जमा पूंजी नहीं है, ये उनका फ्यूचर है। ये स्टेट का सीधा सीधा महिलाओं का जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जो उनको उसके घर में मिलती है, जहाँ वो घर में बैठकर ये महसूस करती हैं कि हमारा ये घर है, चार दीवारी जो है, इसमें हम बहुत महफूज हैं, ये उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट वायलेंस किया जा रहा है। और इसके बाद जिस तरह से उनके घर के मर्दों को उठाकर जो ले जाया जाता है, उसमें उन महिलाओं को एक डायलेमा में डाल दिया जाता है कि क्योंकि महिलाओं को कभी इस तरह की आज़ादी मिली नहीं है कि वो अपने घर के डिसीजन मेकिंग कर पाए या फैसले ले पाए। अब लीगल फाइट करना और जुडिशरी के मामले में जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि किस तरह से हम लोग अपनी आगे की फाइट लेकर जाएं, किस तरह से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ें। और इसका सीधा असर सिर्फ महिलाओं से लेकर बच्चों पर डायरेक्टली तौर पे पड़ता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह से स्टेट पूरा सिस्टमेटिक तरीके से एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, लिबास के नाम पर उन्हें एजुकेशन से बाहर रखने की बात की जाती है कि आप अगर हिजाब पहनते हैं, आप अपना सिर ढकते हैं, तो आप एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये वही सरकार है जो हरियाणा में एक एड निकालती है और कहती है कि घूंघट हमारी शान है। तो ये इस तरह की बात जो हिपोक्रेसी है, और मुझे लगता है कि निवेदिता मैम ने और बाकी जो स्पीकर्स उन्होंने इसको बहुत खुलकर बताया है कि किस तरह से हम समावेशी जो हमारी एक देश है, हमारा जो एक बहुलतावाद जिसको हम इंजॉय करते आए हैं, जिस डाइवर्सिटी को हम इंजॉय करते आए हैं, उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, उसको सिरे से खारिज करने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसके लगातार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और इतनी पेशेंस के साथ आप सुन रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं बोलूँगी वो सब वही होगा जो आप ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप लोग उस चीज़ को जी रहे हैं जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना शायद थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो उन सब चीज़ों को लेकर जो आप जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये संघर्ष जो है बहुत जल्दी ख़त्म होगा हम सबका, और हम लोग फिर से एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक जो देश में है फिर से जिएंगे, और वहाँ पर कभी फिर किसी भी इंसान को एक स्ट्रॉ के लिए लड़ते हुए अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।